हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम धरनिया। आज अपन है वो रोटेशनल मोशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो रोटेशनल मोशन है वो पढ़ने के लिए अपने को पहले सबसे पहले तो मतलब वर्क पावर एनर्जी और जो बेसिक मैकेनिक्स है ना, 1D 2D वेक्टर वगैरह, ये अपने को आने चाहिए पहले से। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल क्या होता है? तो पार्टिकल होता है, वो होता है कि जिसके अंदर मास तो हो बट वॉल्यूम न के बराबर हो, है ना। और एक होती है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, बट अगर अपन कोई भी दो पार्टिकल्स देखेंगे, उन दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो फर्स्ट चीज़ होगी, पार्टिकल होता है वो तो होता है मास विदाउट वॉल्यूम, एंड रिजिड बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, एंड दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एंड अगर वो मोशन भी कर रही है तो भी दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो अगर रिजिड बॉडी है और उसके अंदर दो पार्टिकल्स है, ठीक है, तो उनके बीच में चाहे वो स्टैटिक है या वो मूव कर रही है, उनके बीच में कभी भी डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब अपने को पता है कि पार्टिकल होता है ना, उसके वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करता है ना। और अगर वो रोटेट भी कर रहा होता है ना, तो भी उसकी मतलब, है ना, तो भी उसकी ट्रांसलेशनल मोशन ही होगी ना। अगर मतलब सपोज एक कोई सर्किल है ना, उसके अंदर वो रोटेट कर रहा है, तो अपने को पता है कि वो रेडियस के परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है भाई, मतलब जिसका वॉल्यूम ही नहीं है ना, वो तो अपनी एक्सिस पे तो रोटेट कर नहीं सकता। और एक सर्किल के अंदर वो अगर रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होती है और वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, वर्क पावर एनर्जी में, ये अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रिजिड बॉडी के अंदर कितने टाइप की मोशंस हो सकती है। तो रिजिड बॉडी है, एक तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है, जो सिंपल पार्टिकल करता है वो मोशन तो वो कर ही सकती है। ठीक है, अब वो कोई एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर सकती है ना। और वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन वो दोनों एक साथ भी कर सकती है। ठीक है, सपोज एक डिस्क है, सपोज एक कॉइन है ना, उसको अपन ने वर्टिकल ऐसे खड़ा करके और उसको घुमा के छोड़ दिया। ठीक है, तो वो थोड़ी दूर तक आगे चल लेता है। ठीक है, तो वो मोशन होती है ना, वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होती है। ठीक है, या फिर अपन देख लेते हैं कि एक सिलेंडर है, ठीक है, सपोज ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है, तो वो क्या है, सर्कुलर है मतलब, ठीक है, और सिलेंडर उसकी लेंथ भी है। ठीक है, सर्किल से उसके अंदर, और एक लेंथ का रेंज है ना, तो एक सिलेंडर टाइप हो गया वो। उसको अपन हॉरिजॉन्टली ऐसे रख के और उसको अपन छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो ऐसे घूमता घूमता जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, आगे भी जा रहा है एंड रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, तो जो रिजिड बॉडीज होती है ना, उनके अंदर तीन टाइप की मोशन हो सकती है। हो सकता है कि वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही करे, है ना। सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, स्क्वायर से मिलके बना हुआ एक क्यूब है सपोज, है ना। तो
क्यूब है वो ब्लॉक मतलब उसको अपन आगे पीछे करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर आता है, जो अपन एनएलएम के अंदर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होती है, ठीक है। और अगर अपन कोई सिक्का है या फिर कोई और चीज़ है ना, जैसे पंखा होता है, ठीक है, तो वो एक एक्सिस है उसके अराउंड बार बार रोटेट करता है, ठीक है, तो वो मतलब उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होती, ठीक है, तो वो एक सिंपल रोटेशनल मोशन है। अब जैसे मैंने बात की सिलेंडर की, ठीक है, तो सिलेंडर को अपन सपोज एक इंक्लाइन प्लेन से गिरा रहे हैं, है ना, या फिर अपन एक फोर्स दे के उसको हॉरिजॉन्टली सरफेस पे उसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो घूम भी रहा है एंड आगे भी चल रहा है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी हैव सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सेम लीनियर वेलोसिटी एंड सेम लीनियर एक्सेलरेशन। अब अगर कोई बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो उसके अंदर अपने को पता है कि हर पॉइंट है ना, वो एक फिक्स है, वो डिस्टेंस चलेगा, और इवन डिस्टेंस में अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। सपोज ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैं ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ये एक सरफेस पे सा हो रहा है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया। आप देख लो, यहाँ पे कोई था पार्टिकल, वो यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस, और यहाँ पे कोई पार्टिकल था वो यहाँ पे आ गया। अपने को पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन है या फिर कोई भी मोशन है, उसके अंदर रिजिड बॉडी के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो चेंज होनी नहीं है ना। तो यहाँ वाला पार्टिकल है वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, तो आप देख सकते हो ना कि डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों पार्टिकल्स का सेम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सेम है तो लीनियर वेलोसिटी सेम हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी सेम है तो लीनियर एक्सेलरेशन है वो सेम हो जाएगा। इन रेस्ट टू मोशंस, यानी रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों के अंदर डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी एंड डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। अपन आगे पढ़ेंगे ये सब कि सपोज ये है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होती है, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होती है, इस पॉइंट की अलग होती है ना, इस पॉइंट की अलग होती है। इवन यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो अलग ही है चारों की, है ना। एक बार अगर डायरेक्शन अलग हो गई तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी अलग होगी, है ना। मतलब वेलोसिटी के अंदर अपन दो चीज़ें देखते हैं कि एक तो डिस्टेंस और एक डायरेक्शन। सपोज दो पार्टिकल्स ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किए बट अलग अलग डायरेक्शन में किए, है ना, तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में अलग, है ना, और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लीनियर वेलोसिटी भी वो भी अलग होगी, और लीनियर एक्सेलरेशन है भी वो भी अलग होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं एज फार एज ट्रांसलेशनल मोशन इज कंसर्न वी डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। मतलब अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है तो रिजिड बॉडी और पार्टिकल्स में फ़र्क करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि
उसके अंदर तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी, हर पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन वो सेम होता है ना। तो अपने को पार्टिकल और रिजिड बॉडी में डिफरेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अपना जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। ये पहले है वो बेसिक है ना, ये आपको पता होगा तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो जैसे मतलब सेंटर ऑफ मास होता है ना, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि मास है वो किस प्रकार से अरेंज है ना, उस पर ये डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास है वो भी इसी पे डिपेंड करता है ना। तो ये हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इन रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन है वो लीनियर मोशन के अंदर मास होता है उसका काम करता है ना, ठीक है। जिस प्रकार लीनियर मोशन के अंदर मास काम करता है वैसे ही रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स ए मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। एक मेजरमेंट देगा कि इसकी रोटेशनल मोशन में क्या चेंज हो रहा है ना। अगर कोई बॉडी है ना वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और उसको अपने को मूविंग पोजीशन में लाना है वो कठिन होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई बॉडी ऑलरेडी रोटेट कर रही है तो उसको स्टॉप करना है वो हार्ड काम होता है ना। तो ये कौन करवाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। Similarly, the large the moment of inertia of body, the more difficult it is to stop its rotational motion, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा तो अपने को रेस्ट से मूव करवाने में भी मतलब हार्ड रहेगा ना, और अगर रोटेशनल मोशन में ऑलरेडी है तो उसको स्टॉप करना है वो भी एक डिफ़िकल्ट काम रहेगा ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस, ठीक है, यूजुअली द रोटेशनल एक्सिस एंड इट डिपेंड्स ऑन द मास एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस, है ना। तो रोटेशनल मोशन है वो एक तो मास पे सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो पार्टिकल के मास पे, और वो पार्टिकल है वो जिस एक्सिस के अराउंड अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहाँ से वो कितना दूर है ना। मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अपन एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, तो एक सिंगल पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सपोज ये एक एक्सिस है, आर डिस्टेंस पे इससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, है ना, एम मास रख रखा है, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कितना होगा, I is equal to mr square. Here m is the mass of particle and r its perpendicular distance from axis, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एक्सिस से पार्टिकल की डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर सपोज एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सपोज आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड उनके रेस्पेक्टिव जो उनकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो सपोज आर आई है, ठीक है। यानी आर वन सॉरी एम वन की है वो आर वन है, एम टू की है वो आर टू है, एम थ्री की है वो आर थ्री है, एम आई की है वो आर आई है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू समीशन टोटल जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है I, ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है तो यहाँ पे अपन इनका समीशन करेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर,
where Ri is the perpendicular distance from the axis to the ith particle which has mass mi. So यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर. अब अपन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर. उससे पहले अपन जो कॉमन रिजिड बॉडीज है ना, तो उनके लिए अपन एक फॉर्मूला देख लेते हैं ना, इंटीग्रेटेड फार्मूला. उससे अपने को बाकी सारी रिजिड बॉडीज है उन पे अप्लाई करके अपन सारों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. तो ये एक रिजिड बॉडी है, इरेगुलर रिजिड बॉडी है, ठीक है. मैं एज्यूम करता हूँ कि इसके अंदर एक पार्टिकल है ना, उसका मास है dm. अब मैं इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका dm कलेक्ट करके और उनकी रेस्पेक्टिव एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ ना. तो यहाँ पे क्या हो गया, I इज इक्वल टू आर स्क्वायर dm, और ऐसे बहुत सारे dm हो गए ना, तो उन सारों को समेशन कर देंगे अपन. So for a continuous mass distribution such as found in a rigid body, we replace the summation by an integral, है ना. पहले अपन ने जो बहुत सारे पार्टिकल्स के कारण जो होता है, लास्ट एग्जांपल में अपन देखा था कि I इज इक्वल टू समीशन आई एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है. तो उसकी जगह अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपन समीशन की जगह इंटीग्रल कर देंगे, है ना. If the system is divided into infinitesimal elements of mass dm and if r distance from the mass from a mass element to the axis of rotation, then the mass moment of inertia is I is equal to summation r square dm, sorry integration r square dm, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर. तो ये एक सिलेंडर है जिसका मास है m, रेडियस है कैपिटल R, लेंथ है L, ठीक है. अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन है ना, यूनिफॉर्म सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है. तो मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन है ना वो कट करके मैं इधर ले लिया मैंने, है ना. तो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होगा, अपने को पता है. अब मैं उसके अंदर एनुलर सेल है वो ले लेता हूँ, ठीक है. dr थिकनेस की, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है. तो अपन इसका, इस सिलेंडर का इसकी एक्सिस के अलोंग, है ना, और सेंटर ऑफ मास से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, है ना. तो उस एक्सिस पे अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो ये कर लिया अपन ने, क्रॉस सेक्शन है वो ले लिया उस इसका, और अपने को पता है कि ये जो ये सर्कुलर डिस्क है ना, इन डिस्क को एक के ऊपर एक रख के अपन सिलेंडर बना सकते हैं, ठीक है. तो मैंने उसका एक पार्ट ले लिया, एक डिस्क ले ली मैंने, और उसके अंदर मैंने एक एनुलर शेल है वो एज्यूम की जिसकी dr थिकनेस है, वो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है. तो अब इस एक शेल का है वो मैं di मान लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. तो वो कितना होगा, स्मॉल r डिस्टेंस पे तो स्मॉल r स्क्वायर इंटू dm. अब इस शेल का मास कितना होगा, तो मैं सपोज रो इसकी डेंसिटी मान लेता हूँ. तो मास कितना होता है, रो इंटू वॉल्यूम मैंने इसका मान लिया dv, ठीक है. तो रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, dv है वॉल्यूम ऑफ सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसकी पेरीफ्री होगी ये, ठीक है. अब ये कोई एक शेल नहीं है ना, इस शेल है, ये एक डिस्क है, ठीक है. इसके नीचे डिस्क है, इसके नीचे डिस्क है, इसके नीचे डिस्क है, तभी तो एक सिलेंडर बनेगा ना.
तो ऐसी ऐसी बहुत सारी डिस्क है, यानी अपन ने एक एनुलर सेल है वो इस एक डिस्क में एज्यूम की है, तो इसके नीचे एक डिस्क होगी, इसके नीचे और, तो उन सब में क्या है, एनुलर सेल होगी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी एनुलर सेल्स का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2πr। तो इसकी होगी पेरीफ्री, 2πr पेरीफ्री होगी। लेंथ इसकी सिलेंडर की टोटल L होगी, और स्मॉल dr है वो होगी इसकी थिकनेस, तो इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर टोटल सेल्स हैं जो अरेंज्ड है, उनका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब तो डी क्या हो गया, आर स्क्वायर ये है रो, डी वी अपन ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2π रो एल आर क्यूब डी आर। अब अपन इसको अपन ने स्मॉल आर है जो, वो अपन ने एक बीच में एक डिस्टेंस ले ली, सेल ले ली वहाँ पे। ठीक है, अब वो सेल है वो सेंटर से स्टार्ट होकर कैपिटल आर डिस्टेंस तक हो सकती है ना। देखो ये अगर मैंने एक डिस्क ली सपोज, ठीक है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, एक सेल ये हो सकती है ना, और एक इसकी पेरीफ्री पे एकदम टर्मिनल पे हो सकती है ना, इनके बीच में भी बहुत सारी सेल्स होंगी ना। तो अपन इसको 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल आई आ जाएगा सिलेंडर का, तो वो हो जाएगा पाई रो एल बाई 2 आर की पावर इंटू आर की पावर 4 है ना। आर की पावर 3 का आर की पावर 3 डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, तो आर की पावर एन का कितना होता है, आर की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, सो ये हो गया। ठीक है, अब रो कितना होगा सिलेंडर का, सिलेंडर का रो होगा टोटल इसका मास है वो है कैपिटल एम, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, उसका क्रॉस सेक्शन इनटू उसकी हाइट या लेंथ। ठीक है, सो ये हो गया रो इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो इससे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही अपन है वो कई बॉडीज का है वो रिजिड बॉडीज का अपन आगे देखते हैं ना। अब ये सिलेंडर के लिए निकाला है, अगर यही सेम है ना वो डिस्क के लिए होता है, डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास से है ना, और उसके प्लेन से परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है ना, उसी पे भी यही इतना ही होता है ना। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। ठीक है, मतलब सपोज ये एक पेंसिल है, ठीक है, हालांकि इसकी रेडियस क्रॉस सेक्शन कम है, बट सपोज इसका क्रॉस सेक्शन ठीक ठाक है ना, तो अपन देखते हैं कि इसके एकदम सेंटर से एक एक्सिस जा रही है ना, इसकी लेंथ के अलोंग। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसका मास है, इसकी क्रॉस सेक्शन की रेडियस आर है, तो आप देखोगे इसका जो सारा मास है ना वो उस मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस के अंदर अंदर सारा आ रहा है ना। और अगर सेम ही अपन एक डिस्क लें उसके अंदर भी तो यही होगा कि वो आर रेडियस की है, उसका मास एम है। ठीक है, तो वो मास कहाँ तक अरेंज होगा, उस रेडियस तक अरेंज होगा। ठीक है, वैसे ही ये है। ठीक है, तो सारा मास है इसके अंदर वो इसे आर डिस्टेंस के अंदर अंदर अरेंज हो रखा है ना, तो सेम ही बात है ना। एक बार ध्यान से आप दिमाग लगाना इस पे है ना, फिर भी समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। अब अपन थिन रॉड के लिए देखते हैं। ठीक है, थिन रॉड है, उसका मास है m,
और लेंथ है एल। तो अपन कई सारी एक्सिस लेते हैं, एक ये एक्सिस हो गई, इसकी लेंथ के लॉन्ग 1 नंबर, ठीक है। एक है रोड के परपेंडिकुलर एंड सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस पे, उसको मैंने 2 नंबर एक्सिस बोल दिया। एक 3 नंबर है, वो रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर है बट किनारे से होके जा रही है ना, एंड से। एंड एक 4 नंबर है, वो इस एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है ना। और ये 5 नंबर है, वो 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है 3 से, ठीक है। और एक 6 नंबर है, ये इस रोड के पैरेलल है, x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन I1 देखते हैं। तो ये अपन देखते हैं कि रोड की है वो क्रॉस सेक्शन है वो नेग्लिजिबल है ना, एक थिन रोड है ना। तो सारा जो मास है वो उस एक्सिस पे अरेंज्ड है ना, तो नेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी। तो mr² में r 0 तो I 0। अब ये I2 है, ये हो जाएगा ml²/12, ठीक है। अब ये एक बार आप है ना वो याद कर लो, और अगर इसको समझाना है ना, चलो मैं अभी समझा देता हूँ ना। ये तो अपन एक रोड है, वो ये रोड है, ठीक है। इसकी परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, ठीक है। अब अपन इसको इंटीग्रेट करके करना है, जैसे अपन ने सिलेंडर के अंदर किया था। तो अपन ये लेंथ कितनी हो गई L/2, ठीक है। और इसका अपन यहाँ से अपन है ना 0 से L/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी 0 से L/2 तक, ठीक है। तो 0 से L/2 तक इंटीग्रेट करके उसको डबल कर देना या तो, ठीक है। और इसकी जो मास डेंसिटी है ना, लीनियर मास डेंसिटी, वो कितनी हो जाएगी, इसका मास m है रोड का, तो m/l हो जाएगी, ठीक है। तो आप करोगे DI इज इक्वल टू 2DI हो गया ना। DI में मान रहा हूँ 1 के कारण, है ना। तो ये देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2DI, है ना। मैं इसके अंदर राइट पार्ट के अंदर एक dx सेगमेंट है, उसका मैं DI मान रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे राइट में वैसे लेफ्ट के अंदर भी होगा, ठीक है। तो ये मान लो मैंने x सेंटर से x डिस्टेंस पे है और सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा इस सेगमेंट का, m/l हो गया इसका लीनियर मास डेंसिटी इंटू dx, टोटल मास हो गया x डिस्टेंस पे, तो x² हो गया, ठीक है। अब ये जैसे राइट में है वैसे ही लेफ्ट के अंदर भी होगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट लगा दी मैंने 0 से L/2। तो ऐसे करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। I2 निकाल लिया अपन ने। अब I4 है, वो sin² थीटा हो जाएगा, sin² थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज जो इसकी एक्सिस है ना, वो इस रोड से थीटा एंगल पे है। तो अपने को रोड है वो परपेंडिकुलर, रोड जो इफेक्टिवली इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, वो रोड अपने को चाहिए, है ना। तो जो यहाँ वाला जो मास है ना, वो इसका ये कंपोनेंट, मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, वो चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को आर है वो साइन थीटा की फॉर्म में आएगी, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो L² sin² थीटा, ठीक है। ये आपको अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। और I3 है,
I3 अपन आगे देखेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो उसके अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये हो जाएगा कि अगर सेंटर ऑफ मास के थ्रू ml²/12 है और एक दूसरी एक्सिस भी पूछ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास प्लस mr², जहाँ पे r है वो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है, I सेंटर ऑफ मास एंड जिसके अराउंड पूछा गया है उनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ml²/12 प्लस m, यहाँ पे r कितनी है l/2, ठीक है। ml²/12 प्लस ml²/4, ठीक है। तो ये I3 हो गया। ऐसे ही I5 हो जाएगा। I5 के अंदर जो है ना अपने को रोड की जो इफेक्टिव परपेंडिकुलर मास है ना, यानी जो इफेक्टिव R है ना वो परपेंडिकुलर वाली लेनी है अपने को, तो वो L sin थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और I6 इज इक्वल टू mx²। ये तो सिंपल सा है कि मास है वो अरेंज्ड है एक फिक्स डिस्टेंस x पे, ठीक है। तो mx², सिंपल सी बात है ना। आप देख लो कि कोई भी मास है वो सारे सेगमेंट है वो x डिस्टेंस पे है, टोटल मास है में, तो mx² हो गया, सिंपल सी बात है ना।